फिर से 2000 के नोटों की एक गड्डी उस लड़के की तरफ बढ़ा देता है। वो लड़का मुस्कुराते हुए उन नोटों की गड्डी को लेता है और थैंक्स बोलकर युवराज की कार से बाहर चला जाता है। युवराज अपनी कार स्टार्ट करके आगे बढ़ जाता है। ड्राइव करते हुए उसके दिमाग में अभी भी बहुत सारे थॉट्स चल रहे थे। वो अपने मन में कहता है, सुहानी के डैड क्यों नहीं चाहते कि उसकी मेमोरी वापस आ जाए, और उन्हें इतने सारे पैसे कौन दे रहा है? अगर उनके पास इतने पैसे हैं तो सुहानी की लाइफस्टाइल इतनी सिंपल कैसे है? युवराज के थॉट्स के साथ उसकी कार की स्पीड भी बढ़ रही थी। वो इस वक्त सुनसान रोड पर 100 की स्पीड में कार चला रहा था। स्पीड में कार चलाते हुए युवराज अचानक से कार की ब्रेक लगा देता है और उसकी कार रोड पर घिसते हुए रुक जाती है। युवराज खुद से कहता है, बस अब बहुत हो गया इन्वेस्टिगेशन। इन सारे सवालों के जवाब मुझे बस एक ही आदमी से मिल सकते हैं। ये कहकर युवराज अपना मोबाइल लेकर किसी को कॉल करता है और कुछ बात करने लगता है। बात पूरी होने पर युवराज कहता है, काम कल तक हो जाना चाहिए। सुबह की 8 बजे थे। ठंड का मौसम था। हिमाचल के इस हरे भरे शहर में अभी भी धुंध फैला था। सूरज की हल्की रोशनी में पूरे शहर के साथ साथ सेंट थॉमस कॉलेज भी बहुत खूबसूरत दिख रहा था। इस समय कॉलेज पूरा खाली था। केवल गार्ड्स और स्टाफ के कुछ लोग ही वहाँ थे। इस मौके का फायदा उठाकर निशा, सुहानी और विवेक चोरों की तरह कॉलेज कैंपस के अंदर जा रहे थे। निशा सबसे आगे अपने चेहरे पर किसी जासूस की तरह एक्सप्रेशन लिए चल रही थी। विवेक और सुहानी उसके पीछे पीछे चल रहे थे, जो कि कंफ्यूज लग रही थी। विवेक पीछे से निशा का हाथ खींचते हुए कहता है, निशा, हम लोग तो कल पद्मिनी की ऑफिस की तलाशी लेने वाले थे ना, तो आज यहाँ क्या कर रही है? निशा विवेक और सुहानी की तरफ झुककर फुसफुसाते हुए कहती है, तुम लोगों ने क्राइम सीरीज नहीं देखी है क्या? एक स्मार्ट क्रिमिनल क्राइम करने से पहले क्राइम लोकेशन को अच्छे से देख लेता है। निशा की बात सुनकर विवेक मुंह बनाते हुए कहता है, तो क्या हम क्रिमिनल्स हैं? निशा विवेक को ताना मारते हुए कहती है, कॉलेज के ट्रस्टी के ऑफिस में चुपके से घुसकर डॉक्यूमेंट्स गायब करना क्राइम ही होता है। निशा की बात सुनकर विवेक और सुहानी घबरा जाते हैं। वो दोनों साथ में कहते हैं, नहीं, हम क्रिमिनल्स नहीं हैं। निशा इरिटेट होकर दोनों का हाथ पकड़कर उन्हें कॉलेज के अंदर ले जाती है। पद्मिनी सिंघानिया का ऑफिस कॉलेज के आखिरी कोने में युवराज के ऑफिस के पास था। उसके ऑफिस के बाहर हर वक्त एक गार्ड होता था। पद्मिनी कभी कभी ही ऑफिस आती थी, इसीलिए उसका ऑफिस अक्सर बंद ही रहता था। निशा उन दोनों को लेकर कैंपस के उस हिस्से में पहुंच जाती है जहां पद्मिनी का ऑफिस था। वो पद्मिनी के ऑफिस को एक दीवार की आड़ से झांक कर देखने लगती है। ऑफिस के बाहर एक गार्ड था, इसीलिए निशा छुप रही थी। सुहानी और विवेक कंफ्यूज होकर ये सब देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था यहाँ वो क्या करें। कुछ देर बाद विवेक निशा की आड़ में पद्मिनी के ऑफिस की तरफ देखने लगता है। फिर सुहानी भी विवेक की आड़ में ऑफिस को देखने लगती है। इस तरह से दीवार के पीछे निशा, निशा के पीछे विवेक और विवेक के पीछे से सुहानी बड़े ध्यान से पद्मिनी के ऑफिस को देख रही है। निशा चीजों को ऑब्जर्व कर रही थी, लेकिन सुहानी और विवेक अभी भी कंफ्यूज थे। निशा किसी जासूस की तरह उस गार्ड को देखते हुए कहती है, सबसे पहले इस गार्ड को ठिकाने लगाना पड़ेगा। सुहानी धीमी आवाज में कहती है, क्यों? निशा इरिटेट होकर कहती है, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड कैसे बन गई। ये भी कोई बताने वाली बात है? जब तक ये गार्ड यहाँ है, हम ऑफिस के अंदर कैसे जाएंगे? अब सुहानी को निशा के कहने का मतलब समझ आता है। विवेक ऊपर देखते हुए कहता है, और उस सीसीटीवी कैमरे का क्या? अगर हम उसमें कैप्चर हो गए तो? निशा बहुत स्मार्टली कहती है, इसके लिए तो मैंने बहुत पहले ही कुछ सोच रखा है। विवेक आगे कहता है, और वो? विवेक इतना ही कह पाया था, तभी निशा उसे डांटते हुए कहती है, तुम दोनों अभी मेरे असिस्टेंट हो। जब तक मैं तुम्हें मुंह खोलने के लिए ना कहूं, तुम दोनों चुप रहो। विवेक और सुहानी मुंह
उसे सामने युवराज दिखता है। युवराज को देखकर विवेक का भी वही हाल होता है जो सुहानी का था। वो भी शॉक्ड होकर युवराज को देखता रह जाता है। अब बारी निशा की थी। सबसे ज्यादा फोकस्ड होकर वही पद्मिनी के ऑफिस की तरफ देख रही थी। विवेक पीछे से निशा के कंधे पर थपकी देकर घबराते हुए कहता है, निशा। निशा कोई जवाब नहीं देती और विवेक का हाथ झटक देती है। विवेक फिर से वही करता है और निशा से सेम रिस्पॉन्स मिलता है। इस बार विवेक निशा के कंधे पर थपकी देकर धीरे से कहता है, निशा, युवराज सर। निशा बिना पीछे मुड़े कहती है, अरे यार, युवराज सर को बाद में देख लेंगे, अभी मुझे यहाँ देखने दो। निशा के इस जवाब से सुहानी और विवेक की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। उनके सामने युवराज जो खड़ा था। युवराज अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम चाहो तो मुझे अभी देख सकती हो। युवराज के ऐसा कहते ही निशा की सांसें रुक जाती हैं और डर से उसकी आंखें लगभग बाहर आ जाती हैं। वो युवराज की आवाज अच्छे से पहचानती थी। बिना पीछे मुड़े ही निशा की हालत खराब हो गई थी। निशा अपने चेहरे पर युवराज का डर लिए हुए पीछे मुड़ती है। सामने युवराज शांत खड़ा था और उसके पास सुहानी और विवेक अपना सर झुकाए खड़े थे। निशा भी वहां अपना सर झुकाकर खड़ी हो जाती है। कुछ ही पलों में निशा अपनी बाईं तरफ देखती है और जोर से कहती है, हाँ ऋचा, मैं बस आ रही हूँ। ये कहते ही निशा बड़ी तेजी से वहां से भाग जाती है, जबकि उसे किसी ने भी आवाज नहीं लगाई थी। निशा को इस तरह से जाते ही विवेक भी निशा की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ निशा, मैं भी आ रहा हूँ। ये कहकर विवेक निशा से भी डबल स्पीड से भाग जाता है। सुहानी उन दोनों को ऐसे जाते देखकर हैरान रह जाती है। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके दोस्त इस मुश्किल वक्त में उसे इस तरह से धोखा दे देंगे। अब वहाँ केवल युवराज और सुहानी थे। युवराज की तीखी नजर सुहानी पर थी। सुहानी भी उन दोनों की तरह वहाँ से भागने का फैसला लेती है, लेकिन जैसे ही वो भागने के लिए अपने कदम बढ़ाती है, उसका पैर मुड़ जाता है और वो लड़खड़ा जाती है। इससे पहले सुहानी लड़खड़ा कर गिरती, युवराज उसका हाथ पकड़ लेता है और अगले ही पल उसे जोर से अपनी तरफ खींच लेता है। सुहानी युवराज की बाहों में आ जाती है। अब युवराज का एक हाथ सुहानी की कमर पर था और उसका चेहरा ठीक सुहानी के सामने। वो दोनों एक दूसरे के बेहद नजदीक थे और एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। युवराज की नजर सुहानी के मासूम चेहरे पर थी। सुहानी के चेहरे पर बार बार उसके बाल आ रहे थे जो युवराज को परेशान कर रहे थे। युवराज उन बालों को सुहानी के चेहरे से हटाने के लिए अपना दूसरा हाथ आगे बढ़ाता है। जैसे ही वो सुहानी के चेहरे को छूने वाला था, उसे कुछ याद आता है और अगले ही पल वो सुहानी को छोड़कर अपने कदम पीछे ले लेता है। युवराज के ऐसा करने पर सुहानी भी जैसे होश में आती है। वो दोनों अनकंफर्टेबल होकर इधर उधर देखने लगते हैं। उन दोनों को ही समझ में आ रहा था कि अब क्या कहें। तभी युवराज बात को संभालते हुए बनावटी गुस्से के साथ कहता है, तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या जो जगह जगह गिरती रहती हो? सुहानी अपना मुंह बनाकर कहती है, क्या? युवराज गुस्से में ही कहता है, मतलब ये कि तुम कभी जंगल में भेड़िए के सामने गिर जाती हो तो कभी मेरी कार के सामने, और जब आज तुम्हें कुछ नहीं मिला तो प्लेन फ्लोर पर गिरने लगी। सुहानी खामोश हो जाती है और वो बस अपना सर नीचे किए खड़े रहती है। युवराज आगे कहता है, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? मैं कुछ कह रहा हूँ। सुहानी अब भी सर झुकाए खड़ी थी। युवराज के कई बार कहने के बाद भी वो अपना सर ऊपर नहीं उठाती। उसे ऐसे देखकर युवराज को एहसास होता है कि शायद उसने सुहानी को कुछ ज्यादा ही डांट दिया है। अब उसे सुहानी के लिए बुरा फील हो रहा था और खुद पर गुस्सा आ रहा था। सुहानी का इस तरह से सर झुकाए खड़े रहना युवराज को अच्छा नहीं लग रहा था। वो सुहानी के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, क्या हुआ, तुम ठीक हो? सुहानी अपना सर उठाकर मायूसी के साथ कहती है, युवराज सर, मेरी सैंडल। ये सुनकर युवराज कंफ्यूजन के साथ कहता है, व्हाट?
सुहानी युवराज से अपनी नजर हटाकर फिर से नीचे देखने लगती है। वो नीचे झुककर अपने पैर से अपनी टूटी हुई सैंडल निकालती है और उस सैंडल को युवराज के सामने लाकर मायूसी के साथ कहती है, मेरी सैंडल टूट गई। युवराज अजीब से एक्सप्रेशन के साथ अपने मन में कहता है, इसका मतलब ये अपना सर झुकाकर अपनी टूटी सैंडल को देख रही थी और मुझे लगा, ओह गॉड, ये लड़की पागल है क्या। युवराज अब तक ये सोचकर गिल्टी फील कर रहा था कि उसके डांटने की वजह से सुहानी उदास हो गई है, लेकिन सुहानी अपनी सैंडल टूटने की वजह से दुखी थी। सुहानी वहां उदास होकर अपने हाथ में रखे सैंडल को ही देख रही थी। युवराज इरिटेट होकर कहता है, सिर्फ तुम्हारी एक सैंडल टूटी है, दुनिया खत्म नहीं हुई है। सुहानी कंफ्यूज होकर खुद से ही कहती है, इतनी जल्दी कैसे टूट गई, अभी तो इसे बस 2 साल ही हुए हैं। युवराज हैरान होकर कहता है, तुम इसे 2 साल से पहन रही हो। सुहानी एक्साइटेड होकर कहती है, हाँ, 2 साल पहले पापा ने मुझे मेरे बर्थडे पर ये सैंडल गिफ्ट किया था। ये सुनकर युवराज दोगुनी हैरानी के साथ कहता है, तुम्हारे डैड ने तुम्हें बर्थडे पर तुम्हें ये सैंडल गिफ्ट किया था। सुहानी युवराज की बातों पर ध्यान नहीं देती, वो बस उस टूटे हुए सैंडल को अपने हाथ में पकड़े हुए चारों तरफ से देखती रहती है। क्या युवराज सुहानी और उसके दोस्तों के इरादे को जान पाएगा? क्या होगा जब सुहानी को पता चलेगा अपने पापा का सच? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी। टूट सकती है। युवराज सुहानी को ताना मारते हुए कहता है, आई एम सॉरी कि तुम इस सैंडल का तीसरा बर्थडे नहीं मना पाई। सुहानी अभी युवराज की बातों पर ध्यान नहीं देती और उस सैंडल को भी कंफ्यूज होकर देखती रहती है। सुहानी की ये हरकत देखकर युवराज इरिटेट हो जाता है और वहां से चला जाता है। इधर लाइफ केयर हॉस्पिटल में समायरा एडमिट थी। ऑपरेशन हो जाने के बाद से उसे अभी तक होश नहीं आया था। वो हॉस्पिटल के एक प्राइवेट रूम में अपने बेड पर सो रही थी। उसके बेड के पास ही एक चेयर रखी थी जिस पर अमन कल रात से बैठा था। वहां बैठे बैठे अमन कब से जमाई लिए जा रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो हफ्तों से सोया नहीं था। कुछ देर में वहां अर्नव और गोपाल आ जाते हैं। उनके आते ही अमन अपनी चेयर से उठकर अर्नव को सल्यूट करता है। अर्नव समायरा की तरफ देखते हुए कहता है, क्या इसे अभी तक होश नहीं आया? अमन जवाब देता है, नहीं सर, ऑपरेशन के बाद से अब तक इन्हें होश नहीं आया है। अर्नव अमन से अगला सवाल करता है, क्या रात में किसी ने इस पर फिर से अटैक करने की कोशिश की? अमन ना में अपना सर हिलाते हुए कहता है, नहीं सर, मैं पूरी रात इनके पास ही बैठा था, इन पर किसी ने भी अटैक करने की कोशिश नहीं की। अर्नव अमन की तरफ देखता है। पूरी रात हॉस्पिटल में ड्यूटी करने की वजह से वो सो नहीं पाया था। नींद उसकी आंखों में साफ दिख रही थी। अर्नव अमन की ये हालत समझ जाता है और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, तुम पूरी रात जागे हो, घर जाकर थोड़ा आराम कर लो। अमन कब से अर्नव के मुंह से बस यही सुनना चाह रहा था। वो अर्नव को सल्यूट करके तुरंत हॉस्पिटल से चला जाता है। अमन के जाने के बाद अर्नव और गोपाल समायरा को देखने लगते हैं। गोपाल अर्नव से कहता है, सर, आपको क्या लगता है इतनी खूबसूरत लड़की पर इतनी बेरहमी से किसने हमला किया होगा? अर्नव तिरछी नजरों से उसे देखता है। अर्नव को ऐसे देखकर गोपाल उससे अपनी नजरें चुराने लगता है। समायरा बेहोश थी। अभी भी उसकी बॉडी में ऑपरेशन के दौरान इंजेक्ट की गई दवाइयों का असर था। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था, जैसे परेशानी से उसका दूर दूर तक कोई वास्ता ही ना हो। समायरा सच में बहुत ही खूबसूरत थी और सोते हुए और भी खूबसूरत लग रही थी। कुछ देर बाद समायरा के शांत चेहरे पर शिकन आने लगती है। ये देखकर अर्नव चौंक जाता है। वो गोपाल से कहता है, जाओ जल्दी डॉक्टर को बुला कर लाओ। गोपाल तुरंत डॉक्टर को बुलाने के लिए कमरे से बाहर चला जाता है। धीरे धीरे समायरा के चेहरे की शिकन परेशानी में बदल जाती है। समायरा को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे
वो कोई भयानक सपना देख रही है। कुछ ही देर में गोपाल रूम में वापस आ जाता है और उसके पीछे डॉक्टर भी वहां आ जाते हैं। बेहोशी में समायरा को सपने में कुछ विजुअल्स दिख रहे थे। वो देखती है कि एक अंधेरे कमरे में एक हवन कुंड जल रहा था। उस हवन कुंड के एक तरफ एक औरत बैठी थी। उस औरत ने काले कपड़े पहने थे, उसके बाल खुले हुए थे और उसने अपने माथे पर एक काली बिंदी लगाई थी। हवन कुंड की दूसरी तरफ एक 11 साल की लड़की बैठी थी और उसने भी काले कपड़े पहने थे। वो लड़की हैरानी से अपने चारों तरफ देख रही थी। अपने आसपास देखते हुए उसके चेहरे पर घबराहट थी। वो लड़की हकलाते हुए अपने सामने बैठी औरत से कहती है, माँ, ये सब क्या है? यहाँ मुझे बहुत डर लग रहा है। वो औरत उस लड़की से कहती है, नहीं समायरा, साधना के वक्त तुम मुझे माँ नहीं बल्कि गुरु माँ कहोगी। 11 साल की समायरा मासूमियत के साथ उस औरत से कहती है, लेकिन क्यों माँ? वो औरत समायरा को प्यार से समझाती है, क्योंकि आज से मैं तुम्हें ये तंत्र विद्या सिखाने वाली हूँ। इसका मतलब ये है कि आज से मैं तुम्हारी गुरु हूँ। इसके बाद समायरा के सपने से ये सीन गायब होने लगता है। अब समायरा को एक और सीन दिखता है। इस समय समायरा 15 साल की थी। वो अपनी माँ के साथ उसी जगह बैठी थी और हवन कुंड के सामने कोई तांत्रिक क्रिया कर रही है। क्रिया पूरी होते ही उसकी माँ खुश होकर कहती है, शाबाश समायरा, तुम बहुत होनहार हो। तुम तो मेरी उम्मीदों से कहीं जल्दी सीखती जा रही हो। मैं चाहती हूँ कि तुम सबसे शक्तिशाली तांत्रिक बनो। समायरा मुस्कुराते हुए कहती है, जी गुरु माँ, मैं इसके लिए बहुत मेहनत करूंगी। समायरा की माँ कुछ सोचते हुए कहती है, सिर्फ मेहनत ही नहीं समायरा, तुम्हें एक इंसान की भी जरूरत है जिससे तुम्हें बहुत सी शक्तियाँ मिल सकती हैं। समायरा हैरानी से कहती है, कौन है वो इंसान? समायरा की माँ अपने चेहरे पर संजीदगी लाते हुए कहती है, युवराज। समायरा को इसके बाद सपने में अगला सीन दिखाई देता है, जिसमें वो विशिंग वेल के पास घुटने के बल बैठी रो रही थी। उसके सामने वो साया और उसकी माँ थी। उस साये ने समायरा की माँ का गला पकड़कर उसे हवा में लटका दिया था। उस साये की पकड़ में समायरा की माँ छटपटा रही थी। फिर उस काले साये के हाथ से उसका नाखून निकलता है, जो समायरा की माँ के गले के अंदर धंस जाता है। उस नाखून के धंसते ही समायरा की माँ की गर्दन से खून की धारा बहने लगती है। कुछ देर बाद वो साया उसे छोड़ देता है और वो नीचे गिर जाती है। समायरा भागते हुए अपनी माँ के पास जाती है और उसका सर अपनी गोद में लेकर रोने लगती है और वो साया उन दोनों के चारों तरफ हवा में घूमने लगता है। ये तीनों विजुअल्स एक के बाद एक समायरा को सपने में दिख रहे थे। ये सब देखकर समायरा की बेचैनी बढ़ती जा रही थी और वो छटपटा रही थी। डॉक्टर और अर्नब समायरा की हालत देखकर परेशान हो जाते हैं। इसी तरह छटपटाते हुए अचानक समायरा की आंखें खुल जाती हैं। ये देखते ही गोपाल घबराहट से चीख पड़ता है। अर्नब गोपाल को गुस्से से देखता है और फिर उसका ध्यान समायरा पर जाता है। समायरा बौखलाहट के साथ अपने आसपास देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ कैसे आ गई। डॉक्टर समायरा से कहते हैं, आप शांत रहिए, आप यहाँ बिल्कुल सेफ हैं। ये सुनकर समायरा थोड़ी शांत होती है। तभी उसकी नजर अर्नब पर जाती है। अर्नब भी उसे ही देख रहा था। समायरा को शांत देखकर डॉक्टर उसका चेकअप शुरू करते हैं। समायरा खामोशी से अपने बेड पर लेटी रहती है। समायरा का चेकअप करने के बाद डॉक्टर अर्नब से कहते हैं, पेशेंट अब पहले से काफी बेहतर है। अर्नब कहता है, तो डॉक्टर, क्या हम इनसे पूछताछ कर सकते हैं? डॉक्टर जवाब देते हैं, हाँ, आप कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे इन्हें ज्यादा स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। ये कहकर डॉक्टर वहां से चली जाती है। गोपाल भी डॉक्टर के साथ बाहर चला जाता है। डॉक्टर के जाने के बाद अर्नब समायरा से कहता है, हेलो, आई एम एएसपी अर्नब सिंह। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है।
समायरा हाँ में अपना सर हिला देती है और बेड से उठने की कोशिश करती है। समायरा अभी भी काफी कमजोर थी, वो खुद से उठ नहीं पा रही थी। ये देखकर अर्नव उसकी मदद करता है और समायरा पीछे टिककर बैठ जाती है। अर्नव समायरा से पूछता है, सबसे पहले तुम ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है? समायरा बिना किसी एक्सप्रेशन के कहती है, समायरा। अर्नव अपना अगला सवाल करता है, तो समायरा, क्या तुम जानती हो कि कल तुम पर किसने अटैक किया था? समायरा अपना सर ना में हिला देती है। अब अर्नव को उस पर शक हो रहा था। उसे लग रहा था कि समायरा उस पर अटैक करने वाले के बारे में कुछ ना कुछ तो जरूर जानती है। अर्नव अपना अगला सवाल करता है, क्या तुम मुझे जानती हो? समायरा फिर से ना में अपना सर हिला देती है। अर्नव समायरा के जवाब से चौंक जाता है। वो समझ नहीं पा रहा था कि समायरा उससे झूठ क्यों बोल रही है। अर्नव अपना अगला सवाल करने ही वाला था, तभी समायरा अपना सर पकड़ लेती है। अब समायरा के चेहरे पर दर्द के भाव थे। ये देखकर अर्नव हड़बड़ाकर कहता है, क्या हुआ? तुम ठीक हो? समायरा दर्द भरी आवाज में कहती है, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। अर्नव समायरा से कहता है, तुम रुको, मैं अभी डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। अर्नव फौरन उस रूम से बाहर निकलकर डॉक्टर को ढूंढने लगता है। कुछ ही देर में अर्नव डॉक्टर को लेकर कमरे में वापस आता है। समायरा अब उस रूम में नहीं थी। ये देखकर अर्नव और डॉक्टर दोनों हैरान रह जाते हैं। डॉक्टर अर्नव से कहता है, कहाँ है वो? अर्नव कुछ सोचते हुए कहता है, अभी तो यही थी, वो अपना सर पकड़कर दर्द से करा रही थी। ये कहते कहते अर्नव खामोश हो जाता है। अब तक वो जान गया था कि ये सब समायरा ने वहां से भागने के लिए किया है, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहा था कि समायरा वहां से भागी कैसे। तभी उसकी नजर खिड़की पर जाती है। वो खिड़की खुली हुई थी। अर्नव और डॉक्टर दोनों उस खिड़की के पास जाते हैं। समायरा का रूम सेकंड फ्लोर पे था। डॉक्टर हैरान होकर कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? उस लड़की का कल ही एक मेजर ऑपरेशन हुआ था और आज वो सेकंड फ्लोर से नीचे कूदकर भाग गई। अर्नव खामोश रह जाता है। उसके पास भी डॉक्टर के सवाल का कोई जवाब नहीं था। अर्नव सोच में पड़ जाता है और कहता है कि समायरा ने मुझे पहचानने से इनकार क्यों कर दिया और इस हालत में वो हॉस्पिटल से क्यों भागी? इधर समायरा सुनसान सड़क पर लड़खड़ाते हुए चल रही थी। उसकी बॉडी काफी कमजोर हो गई थी। वो चलते हुए हाँफ रही थी। हॉस्पिटल के सेकंड फ्लोर से वो पाइप की मदद से नीचे उतरी थी। इस वजह से उसके पैरों में भी चोट आई थी। सड़क पर चलते हुए समायरा खुद से कहती है, वो साया पहले से कई ज्यादा ताकतवर हो चुका है। उसे खत्म करने के लिए मुझे उनकी जरूरत पड़ेगी। उनकी मदद के बिना मैं उस साये के सामने एक मिनट भी नहीं टिक सकती। समायरा की हालत काफी खराब थी। ऐसी हालत में काफी देर से चलने की वजह से उसका सर घूमने लगता है और वो बेहोश होकर सड़क पर गिर जाती है। रात के 11 बजे थे। युवराज अपने घर के स्टडी रूम में बैठा कोई किताब पढ़ रहा था। किताब पढ़ते हुए उसका चेहरा बिल्कुल शांत लग रहा था। वो इस किताब में पूरी तरह से खो गया था। तभी युवराज का मोबाइल बजता है। युवराज अपनी किताब को छोड़कर अपने मोबाइल के पास जाता है। जैसे ही वो मोबाइल की तरफ देखता है, उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं। युवराज मोबाइल को अपने कान पर लगाकर सामने वाले की बात ध्यान से सुनने लगता है। बात खत्म होते ही वो कॉल कट करके टेबल पर रखी अपनी कार कीज उठाता है और घर से बाहर चला जाता है। युवराज पूरी स्पीड से कार चलाते हुए शहर के बाहर आ जाता है। वो एक बिल्डिंग के बाहर अपनी कार रोकता है और बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। बिल्डिंग के अंदर युवराज उसी अपार्टमेंट में जाता है जहां वो सना को लेकर आया था। युवराज जैसे ही उस अपार्टमेंट का दरवाजा खोलता है, अंदर से उसे किसी के चीखने की आवाज सुनाई देती है। उन आवाजों को सुनकर भी युवराज के एक्सप्रेशन में कोई फर्क नहीं आता। युवराज उस अपार्टमेंट के अंदर चला जाता है। अंदर जाकर वो देखता है कि वहाँ 10-12 आदमी ब्लैक टी शर्ट और पैंट पहने खड़े थे। दिखने में वो बॉडी बिल्डर लग रहे थे। युवराज उन पर ध्यान दिए बिना एक रूम की तरफ बढ़ जाता है।
उसी रूम से किसी के चीखने की आवाजें आ रही थी। युवराज को वहां देखते ही वो सभी आदमी अपना सर झुकाकर खड़े हो जाते हैं। युवराज उनसे नजर हटाकर अपने सामने देखता है। सामने कुर्सी पर कोई बंधा हुआ था, जिसका चेहरा काले कपड़े से ढका था। कुर्सी पर बंधे होने के बावजूद वो आदमी अपने हाथ पैर मारते हुए चीख रहा था। एक आदमी युवराज के पास आकर उससे कहता है, सर, हम उसे ले आए हैं। वो 6 फीट 2 इंच की हाइट का एक सांवला सा आदमी था, जो युवराज की सिक्योरिटी टीम का हेड था। उस आदमी का नाम रॉबिन था। युवराज बिना कुछ कहे कमरे के एक हिस्से की तरफ देखता है। दीवार के पास एक कुर्सी रखी थी, जिस पर एक आदमी बैठा था। उस आदमी को रस्सी की मदद से कुर्सी के साथ बांधा गया था। उसका सर एक काले कपड़े से ढका हुआ था और वो आदमी कब से छटपटाए जा रहा था। उस आदमी के सामने एक छोटा सा टेबल रखा था। कौन था वो आदमी और क्यों लाया गया था युवराज ने उसे? कौन है समायरा और वो अर्नव से क्यों भाग रही है? क्या वजह थी समायरा ने 2 बार अर्नव की जान बचाई? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी।